25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। समय के साथ हानि लाभ को देखते हुए दोस्ती और दुश्मनी भी होती रहती है, बदलती भी रहती है। बिहार में इस समय या एक समय कह लीजिए आरजेडी ने एमआईएम के 5 विधायकों को तोड़ लिया था, उनके विधायकों को तोड़ लिया था। चुनाव के दौरान आरजेडी ने ओवैसी के पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया था, ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट तक कह दिया गया था। लेकिन आज वही ओवैसी की पार्टी के विधायक राज्यसभा चुनाव में आज आरजेडी के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। सवाल है कि आखिरकार ये बदलाव कैसे हुआ? पहले इफ्तार की मेज पर मुलाकात हुई और उसके बाद अब ये एक तरफा फैसला कि भाई प्रदर्शन नहीं, अब एक साथ मतदान करेंगे। रिपोर्ट देखिए फिर डिबेट करें। अब की बार मोदी वाकई 400 पर, तो क्या विरोधी खेमे में दहशत? और क्या इसीलिए अब बी टीम वाला खेल बंद, सब खुल्लम खुल्ला की तैयारी? ये बात इसलिए क्योंकि जिन ओवैसी पर विपक्षी गठबंधन बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता रहा है, उन्हीं ओवैसी के साथ मिलकर मोदी का खेल बिगाड़ने की तैयारी है। एक कहावत है, जब जान पर बन आती है तो दुश्मन भी अपनी दुश्मनी भूलकर जान बचाने के लिए एक साथ हो जाते हैं। विपरीत स्वभाव वाले भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित स्थान पर शरण ले लेते हैं। यहाँ तो मसला फिर भी सियासी दुश्मनी का है। अब जबकि राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए आरजेडी के पास जरूरी 41 वोट नहीं थे, तो ओवैसी की पार्टी को साथ लिया गया। साल भर भी नहीं हुए जब ओवैसी बिहार चुनाव में विपक्षी दलों से गठबंधन की अपील कर रहे थे और तेजस्वी ने 2 टूक उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहकर गठबंधन से इनकार कर दिया था। ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने? ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुनिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं। तेजस्वी यादव ओवैसी को चरमपंथी बता रहे थे और किसी भी कीमत में उनकी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार नहीं थे। ओवैसी भी तेजस्वी यादव पर संजय कसते हुए एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग पूछ रहे थे। लेकिन अब वक्त बदला है, जज्बात बदले हैं और बदल गया है पॉलिटिकल सीन। मोदी संसद में दोनों सदनों को मिलाकर 400 के पार है। बिहार में आरजेडी को भी एहसास है। तेजस्वी पहुंच गए बिहार एमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल इमान की इफ्तार पार्टी में और आज आरजेडी के पक्ष में एमआईएम के एमएलए वोट डाल रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है, पार्टी ने तय किया है, पार्टी के आलाकमान ने तय किया है कि पार्टी इस वक्त राजद के कैंडिडेट का समर्थन करेगी। सर मगर आरजेडी ने एक समय सर आपके 5 चलिए, तो राजनीति में ये सब फैसले होते रहते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। बिहार में राज्यसभा चुनाव में एमआईएम किंगमेकर की भूमिका में है। एमआईएम के 5 विधायकों ने आरजेडी उम्मीदवार अमरेंद्र सिंह को वोट देने का ऐलान किया, जिसके चलते महागठबंधन की राह आसान हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि पॉलिटिक्स में कोई डील यूं ही नहीं होती। पॉलिटिकल गलियारे में चर्चा है कि राज्यसभा चुनाव में समर्थन के बदले एमआईएम विधान परिषद के चुनाव में एक सीट की डील कर चुकी है, यानी कि एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो। लेकिन बात केवल राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं, असली खेला तो आगामी विधानसभा चुनाव में होने हैं और सबसे नजदीकी और दिलचस्प मुकाबला बंगाल में है, जहां चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। बंगाल में बाबरी वाले हुमायूं कबीर के साथ एमआईएम के नेता मंच साझा कर चुके हैं। तो क्या बंगाल में ममता को शिकस्त देने के लिए ओवैसी, हुमायूं और आरजेडी सब एक साथ होंगे? लेकिन सबसे ज्यादा नजर यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव पर है। एमआईएम यूपी में अभियान को तेज कर चुकी है, जिसकी वजह से सपा खेमे में हड़कंप भी है। चर्चा भी है कि क्या अखिलेश ओवैसी एक साथ आएंगे। अब जिस तरह से ओवैसी राज्यसभा चुनाव के बहाने ही सही विपक्षी गठबंधन से जुड़े हैं, तो क्या यूपी में भी अखिलेश उन्हें अपने साथ लेंगे? 2025
के विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने की पूरी ताकत लगाई थी, हर संभव कोशिश भी की थी, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी दोनों तैयार नहीं हुए। बावजूद बिहार में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। खास तौर पर यूपी की बात करें तो यूपी में ओवैसी की पार्टी गठबंधन के लिए ज्यादा बेचैन है, क्योंकि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। राहुल गांधी काशीराम के सहारे दलित वोट बैंक में पैठ बनाने में जुटे हैं। तो सवाल है कि क्या अखिलेश पीडीए के नारे को मजबूत करने के लिए ओवैसी को साथ लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो आप सोचिए कितना कुछ हुआ था बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, 1 साल भी नहीं बीता। ओवैसी बार बार कहते रहे, महाभारत का उदाहरण दे दिया कि पांडवों ने 5 गांव मांगा था, दे दो हमको 22 सीट, हमको भी गठबंधन में ले लो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कहकर कह दिया गया था कि गठबंधन में आपकी जगह नहीं, लेकिन आज साथ ले लिया गया। तो सवाल कि क्या यह रास्ता खुला है और इसकी आहट यूपी बंगाल तक सुनाई देगी? मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहां मेरे साथ आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आदिल हसन, एमआईएम के नेता और प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रियंका भारती जी, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, अश्विनी मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, और आशीष सोहेल है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका भारती जी, पहला सवाल आपसे ही, मतलब अपना फायदा तो एक्सट्रीमिस्ट अब नहीं है ओवैसी? अपना फायदा नहीं, देश का। अच्छा। जब प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो देश को बचाने के लिए विपक्ष को तो एकजुट होना ही पड़ेगा ना। कॉम्प्रोमाइज इस कदर कि दूसरा देश कह रहा है, अमेरिका हमको धिक्कार रहा है, धमका रहा है, बोल रहा है हम तेल खरीदने का इजाजत दे रहे हैं, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता है। आज देश भर में जहां जहां राज्यसभा चुनाव है, उठा करके देख लीजिए, विदेशों से हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त एक तरीके से नरेंद्र मोदी से कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहे हैं। उड़ीसा देख लीजिए, उड़ीसा में चुनाव अधिकारियों ने क्या किया, वहां पर बैलेट पेपर भरते वक्त गलती हुई, भाजपा विधायक से उसको रद्द करना था, लेकिन दूसरा उनको दे दिया गया, दूसरा मतपत्र उनका स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ वहां के पूर्व मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग करवा रहे हैं। ये बेंगलोर में 4 लोग पकड़े गए, जिसमें से 2 तो फरार हो गए, ब्लैंक चेक लेकर के गए थे। हॉर्स ट्रेडिंग किनकी हो रही है? ये कहां से इनका इतना मन बढ़ा हुआ है? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ राकेश जी कि जब देश को ऐसे कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री से बचाने की जरूरत आन पड़ती है तो विपक्षी को एकजुट होना ही पड़ता है। नहीं प्रियंका जी, कई सारे स्लोगन, कई सारे नारे इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज का नारा लेकर आ गए, इससे पहले चौकीदार और पता नहीं क्या क्या लेकर नारे आ गए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिहार चुनाव में आईना आप लोगों ने देख लिया, ओवैसी की बढ़ती ताकत सीमांचल में और महाराष्ट्र के चुनावों में देख लिया। अब लगा, और अच्छा दूसरी मजबूरी है कि अकेले अपने दम पर सीट तो थी नहीं, क्योंकि आम वोटिंग तो है नहीं, तो कहीं से किंग मेकर एक चाहिए था। किंग मेकर आपको एमआईएम में नजर दिखा और कोई डील हो गई? बात नारे की नहीं है, बात सच्चाई की है, और यही सच है कि प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वरना कोई दूसरा देश आकर के हमारे देश नहीं प्रियंका जी, ये डिबेट प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है कि नहीं, ये डिबेट इस बात की नहीं है। डिबेट इस बात की है कि जिसको आप लोग एक्सट्रीमिस्ट 6 महीने पहले कह रहे थे उनका साथ ले लिया। डिबेट इस बात की है, क्यों एक्सट्रीमिस्ट भूल गए? प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है तो आपको चरमपंथी भी कबूल है फिर तो? राकेश जी, बिहार ही है ना जहां पे अभी तो फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन इन्हीं नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है, प्रधानमंत्री जी ने बोला था। अब तो अलायंस का हिस्सा दोनों हैं। सम्राट चौधरी जी जो वर्तमान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, विपक्ष में तो नीतीश कुमार जी आपके विपक्ष में किसने क्या कहा? प्रियंका जी, आप उसकी ढाल बना रही हैं। साथ है ना, साथ है वो लोग, और साथ है एक तरीके से देश को। अच्छा ये बताइए, आज की डेट में ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं आपकी नजर में? सीधी बात है कि आज पूरा विपक्ष एकजुट है, एकजुट रहेगा, क्योंकि देश को ऐसे लोगों से बचाना है जो विदेशों के हाथे बिकी हुई है, तो फिर एकजुट आना ही पड़ेगा। ठीक है प्रियंका जी, एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन पहले बता दीजिए ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं आज की? सीधी बात है कि हमारा अलायंस, हम एक तरीके से आज एक पेज पर खड़े हैं और देश को बचाने के लिए हम एक पेज पर। ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं? चलिए आपको समय देता हूं सोचने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा समय देता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, हो सकता है शायद आपको अच्छी भी लगे ये खबर। भारत पहुंच गया है एलपीजी से लदा एक जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में था। शिवालिक नाम इस जहाज का गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा हुआ है। ये जहाज 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी से लदा हुआ है। कतर से हॉर्मुज होते हुए ये भारत आया शिवालिक जहाज, और ईरान के विदेश मंत्री ने यह कहा भी है कि सिवाय इजराइल, अमेरिका और उनके दुश्मनों को छोड़कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खुला है। तो उम्मीद इस बात की बनी है कि भारत के जितने जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं वो धीरे धीरे आ जाएंगे भारत। और जो संकट फौरी तौर पर दिखाई दे रहा है, सरकार भी मान रही है कि एलपीजी को लेकर जो संकट है वो हो सकता है उसके बाद से वो संकट सुधर जाए। ये तस्वीरें हैं
गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की यह तस्वीर है, जहां पर एलपीजी से लदा हुआ ये शिप पहुंचा हुआ है, शिवालिक जिसका नाम है, और एक और शिप कल सुबह तक पहुंचने वाला है द्वारका पोर्ट पर। यह भी जानकारी है इस वक्त की ये बड़ी खबर। एलपीजी को लेकर क्राइसिस की स्थिति, तेल संकट, चूंकि मिडिल ईस्ट में जंग और मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ये जो हालात है उन सब के बीच। तो चलिए, ये बड़ी खबर हमने बताई। चलिए वही सवाल फिर से, प्रियंका जी, आज की डेट में असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी आपकी तेजस्वी की नजर में, तेजस्वी यादव की नजर में एक्सट्रीमिस्ट हैं कि नहीं? जी, मुझे तो फिर जवाब चाहिए होगा आरपी सिंह जी से। क्या इनकी नजर में, क्योंकि भाजपा के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी नीतीश जी को रद्दी माल बोलते थे, तो उनकी नजर में नीतीश जी रद्दी माल है कि नहीं? और साथ ही साथ क्योंकि हमेशा ये लोग उनका हेल्थ बुलेटिन मांगते थे, अभी मांग रहे हैं कि नहीं? और फिर डीएनए को खराब प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, नीतीश कुमार जी के डीएनए को, वो अभी भी खराब मानते हैं कि नहीं? ये सवाल मेरा थोड़ा पूछिए ना एक बार। नहीं, मैं पूछूंगा एकदम। प्रियंका जी, आई कमिट, मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए। राकेश जी, आई कमिट, ये सवाल पूछूंगा मैं आरपी सिंह से कोई सवाल नहीं करूंगा। आपका सवाल उन्हें टॉस करता हूं, मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए। ओवैसी अब एक्सट्रीमिस्ट हैं या नहीं है? ओवैसी जी हमारे साथ है, उनकी पार्टी हमारे साथ है और हम साथ लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, आपने जो न्यूज चलाया वो गलत है। गलत मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहाँ भारत सरकार का ऑफिशियल बयान आ रहा है अधिकारी राजेश सिन्हा जी का कि भारत के 22 जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए। तो हमने कहा कि सब आ गए, हमने तो बताया कि एक शिप आया है शिवालिक, एक शिप कल आने वाला है, और उम्मीदें इस बात की है कि हो सकता है कि बाकी भी आ जाए। इसमें 611 भारतीय नाविक हैं, किन के कारण फंसे हुए राज्य? फिर प्रियंका जी, भारत सरकार के कारण फंसे हैं क्या? आप अनावश्यक डिबेट को, हमने कोई गलत खबर नहीं चलाई। हमने खबर चलाई कि एक शिवालिक नाम का जहाज गुजरात के पोर्ट पर पहुंचा हुआ है। ये खबर अगर आपको गलत लगती है तो आप इसको गलत साबित करिए। आपने आधी खबर चलाई, उसमें जोड़िए ना कि हमारे कितने जहाज वहां फंसे हुए। तो वो रोज दिखा रहे हैं, यस, वो फंसे हुए हैं, उनको लेकर बातचीत चल रही है। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत चल रही है। प्रियंका जी, आप इस सवाल को टालना चाहती है कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं? आप बोलिए हाँ या ना, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं आरजेडी की नजर में? राकेश जी, मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम आपने ये कहा कि देश में एलपीजी की किल्लतें हैं। सरकार तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि देश में कोई एलपीजी की संकट भी है। आरपी तो मैं कहूंगी कि मोदी की राजनीति है। आरपी सिंह जी, जो सवाल प्रियंका भारती ने पूछा था जो सम्राट चौधरी को लेकर और जो बाकी बातें, उनका जवाब दीजिए। आयुक्त एक तरह से किसी के हाथ में काम कर रहे हैं। जैसे हमारे नेता कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त हो, चुनाव आयोग हो, भाजपा प्रकोष्ठ बनते जा रहा है। इससे देश को खतरा है, देश के लोकतंत्र को खतरा है। एक बार पूछिए। ठीक है, आरपी सिंह रिप्लाई। राकेश जी, प्रियंका जी ने जो विषय उठाया कि इलेक्शन कमीशन को लेकर, इनको अपने दोस्त नेता के साथ खूब हल्ला मचाया था बिहार के अंदर, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। उसके बाद वो विदेश भाग गए थे 1 महीने के लिए, फिर वापस आए, फिर उन्होंने वोट चोरी की बात की, परंतु हल्ला खूब मचाया था। और इनके नेता उस नेता के पीछे हाथ हिलाते दिखते थे, ऐसे 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 करके हाथ हिलाते दिखते थे। बिहार की जनता ने जवाब दे दिया ना। उससे पहले इन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, तब देश की जनता ने जवाब दे दिया। अब ये जितना ये कह रहे हैं कंप्रोमाइज, अभी आने वाले चुनाव में असम में, बंगाल में, सब जगह इनको ठीक मुख जवाब मिलेगा इनको आने वाले समय में। परंतु ये बता दें कि इन्होंने इस बात को उतनी अच्छा, मैं उस बात का पहले उत्तर था कि इनके मन में संशय न रहे। इन्होंने कहा कि हमारे नेता ने नीतीश जी को लेकर रोज कहा, अरे एक मिनट बहन, एक मिनट, आपको टोका नहीं बीच में, मैंने आराम से सुना ना। परंतु ये बता दीजिए, आपकी पार्टी ने नीतीश जी को लेकर क्या कहा था कि हम तो उनको प्रधानमंत्री बनाने के तैयार हैं। फिर बाद में कितनी गाली क्या बोलते थे, पलटू चाचा कहते थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते थे। पहले तलवे चाटते थे, बाद में पलटू चाचा हो गए वही। तो आपके बारे में सबको जानकारी और सबको ज्ञान है। हमारा तो उनके साथ गठबंधन खूब अच्छा रहा। परंतु ओवैसी साहब के बारे में बताइए ना कि ओवैसी साहब आतंकवादी हैं क्या? ओवैसी साहब एक्सट्रीमिस्ट हैं? यहाँ ये, अरे आपको अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं ना ये आपका, ये पार्लियामेंट में भी यही करते हैं आप, मतलब डिबेट को डिबेट की तरह चलाओ ना, ये आप पार्लियामेंट को तरह मत चलाओ यहाँ पर, जिस प्रकार से पार्लियामेंट आपके नेता पार्लियामेंट करते हैं। परंतु ये बता दीजिए, इससे बड़ा अवसरवाद का कोई मामला हो सकता है क्या? राकेश जी, कितनी बड़ी अवसरवाद का परिकाष्ठा है कि किसी हद तक जाएंगे। कल तक जिसको आतंकवादी बताएंगे, एक्सट्रीमिस्ट बताएंगे, वो बी टीम भी थे, वो बीजेपी की बी टीम भी थे, आज इनकी ए टीम हो गई। और ये सिलसिला यहाँ से शुरू नहीं हुआ, ये सिलसिला शुरू हुआ तेलंगाना से। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने ओवैसी साहब के साथ गठबंधन किया,
तभी इंडिकेशन हो गया था कि अब ओवैसी साहब इनके साथ मिलकर चलेंगे। अब आगे देखते जाइएगा, बंगाल के अंदर भी और इसी प्रकार से यूपी के अंदर भी ये सब गठजोड़ करेंगे। अच्छा, आदिल जुड़ गए। आरपी सिंह थोड़ा समय दीजिएगा, आ रहा हूं। आदिल भाई, एक मिनट। हाँ बोलिए। अच्छा, पूरा करिए। ये जो बार बार कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं ना, जरा इनसे पूछ लीजिए कि जब इजराइल का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अमेरिका के कहने पर सैटेलाइट लॉन्च किया था ईरान पर नजर रखने के लिए, तब कौन कॉम्प्रोमाइज था? जब हिलरी क्लिंटन के जूते के नीचे इन्होंने कहा था कि हम ईरान से तेल लेंगे और ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, तब कौन कॉम्प्रोमाइज था? जब अमेरिका के कहने पे मणिशंकर अय्यर को ड्रॉप कर दिया, फेंक दिया कैबिनेट से बाहर और उनकी जगह दूसरा मंत्री लेकर आया क्योंकि वो तेल मंत्री सूट नहीं करता था। ठीक है सर, ठीक है, इसका रिप्लाई लेता हूं। लेकिन आदिल भाई, ये एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग पता चल गई क्या आप लोगों को? जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग बता दो। आप जैसा राकेश साहब जानते हैं कि भाजपा के खिलाफ हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अब कांग्रेस को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस जो बी टीम का जो तमगा देती थी, कांग्रेस के 3 एमएलए नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी को बताना पड़ेगा। फैसल रहमान के लिए वो ढाका में प्रचार करने आए थे, हमने राणा रंजीत एक राजपूत समाज से दिया था। फैसल रहमान के लिए इमरान प्रतापगढ़ी आए थे, जिस इमरान प्रतापगढ़ी को एमआईएम ने 2 वोट दिया था, राज्यसभा भेजा था। अब कांग्रेस पार्टी बताए कि हम बी टीम है कि सी टीम है कि डी टीम है। जिस कांग्रेस का 6 एमएलए में 3 एमएलए नहीं संभल पाए, फैसल रहमान के लिए इमरान प्रतापगढ़ी आए थे प्रचार में। अब बताएं, अब देश जानना चाहता है कि बी टीम कौन है। कांग्रेस पार्टी बताए, इनका आधा एमपी चला जाता है, इनका 10 एक्स चीफ मिनिस्टर चला जाता है। अब इनको तो बताना पड़ेगा ना देश को कि बी टीम सी टीम कौन है। हमने तो भाजपा के खिलाफ कल भी थे, आज भी और नहीं, वो ठीक है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था ना कि बाबू जरा एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग बता दो तेजस्वी यादव के लिए, तो वो एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग व्हाट्सएप पर आ गई क्या? नहीं राकेश भाई, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। नीतीश कुमार का मोदी जी ने डीएनए जांच कराया था और हम लोग नाखून काट के भेजा था नरेंद्र मोदी लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी का रिपोर्ट आ गया होगा, इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट का स्पेलिंग में उनको आ गया। जब नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, वही नीतीश कुमार को आज पैदल कर दिया भाजपा ने, जिसके नाम पर चेहरा पर वोट लिया था। जैसे एकनाथ शिंदे को पैदल किया, उसी तरह नीतीश कुमार को जी को पैदल। अच्छा, डील क्या हुई है आदिल, ये तो बता दीजिए, डील क्या हुई है? यही डील है कि राकेश भाई, हमारी यही डील है कि भाजपा के खिलाफ कल भी थे, आज भी और इंशाल्लाह क़यामत की सुबह तक रहेंगे। आज बिहार की जनता, देश की जनता ने जान लिया कि कांग्रेस को अपना एमएलए नहीं संभलता है। बी टीम कौन है अब बताएगी कांग्रेस पार्टी, और एमआईएम आज साफ सुथरी है पूरी दुनिया के सामने कि हमने भाजपा के खिलाफ वोट किया, मेरे 5 एमएलए ने ठीक है। चलिए, अब तो ये लगता है कि कम से कम तेजस्वी यादव जी के साथ जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए आप लोगों के, वो एक्सट्रीमिस्ट वाली बात भूलकर आप आगे निकल गए। नहीं, हमारा कोई अलायंस नहीं हुआ। तेजस्वी हमने दिल दिखाया। जब तेजस्वी जी के घर पे गए थे तो हमें पानी नहीं मिला था, हमारे घर पर आए, हमने दिल से इस्तकबाल किया, हमने उनको मोहब्बत से इफ्तार कराया, हमने एक मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम वो नहीं है, हमारे दरवाजे पर हम अतिथि देव भवा को मानते हैं, हमारे दरवाजे पर। प्रियंका जी कुछ कहेंगी? प्रियंका जी कुछ कहेंगी आदिल की बात पर? इस्तकबाल करते हैं। आज सोचता मैं तो आरपी सिंह जी की बात पर कहूंगी, उन्होंने जवाब नहीं दिया अभी तक। डीएनए टेस्ट वाला रिपोर्ट मिला कि नहीं मिला, रद्दी माल अब परफेक्ट माल हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ तो बोले ही नहीं आरपी सिंह जी। प्रियंका जी, तो बोल रहे थे सर्टिफिकेट मिल गया, तलवे चाटने वाला कौन सी क्लास में गए थे एक्सट्रीमिस्ट के स्पेलिंग ठीक करने के लिए? अच्छा, आप बता दीजिए एक्सट्रीमिस्ट के स्पेलिंग, आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपके नेता को तो नहीं आते होंगे, अंगूठा साहब नेता को तो नहीं आते होंगे, चलिए आप बता दीजिए। अरे यार, चौथी पास हैं, आपसे तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके नेता चौथी पास है कि नहीं है? इंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री होता है आरपी सिंह जी, आपको पता ही होगा। मैंने नहीं कहा था, जिनको आप बी टीम बताते थे उन्होंने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट के स्पेलिंग नहीं आते। मुझे लगता है कि उनके मदरसे में जाकर थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली होगी उन्होंने। आरपी सिंह जी, बीजेपी देशद्रोही ताकतों के साथ मिली हुई है, इसलिए आपके खिलाफ प्रियंका बहन, उनके मदरसे में जाकर थोड़ी पढ़ाई लिखाई करी होगी। ठीक है तेजस्वी यादव ने, ठीक है। आज हर कोई डिफेंसिव मोड में है। एक मुझे लग रहा है आदिल को छोड़कर कोई ऑफेंसिव मोड में आज नहीं दिखेगा। प्रियंका भारती जी एमआईएम पर नहीं बोलेंगी, आदिल पर नहीं बोलेंगी, आरपी सिंह पर बोलेंगी। आरपी सिंह की भी अलग लाइन है, वो नाखून वाली बात पर नहीं बोलेंगे। खैर ठीक है। अश्विनी मिश्रा, जो आदिल कह रहे थे, आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये बी टीम थे, ये तो आप ही लोगों के ए टीम निकल गए। पांडे जी,
कांग्रेस पार्टी और सारा इंडिया अलायंस हमेशा से एक राजनीति करते रहे हैं। इस देश को दो भागों में विभाजित कर रखा है। एक 10% जो प्रिविलेज्ड हैं, जो जिनके लिए मोदी जी काम करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और बचे हुए 90% जो देश में घाना से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस कभी भी एक ऐसी राजनीति का समर्थन नहीं करते जो देश को रिलीजन बेस पे डिवाइड करे, देश को किसी ऐसी चीज पे विभाजित करे जिससे देश पहले ही ऑलरेडी विभाजित हो चुका है। अगर AIMIM अपने आप को उस राजनीति से दूर रखती है तो हम स्वागत करते हैं। तभी शाहबानो वाला मामला उल्टा दिया था। करते हैं कि जिस चीज को लेकर के देश का पहले बंटवारा हुआ था वही पॉलिटिकल पार्टियां दोबारा उसी राजनीति को करें। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है और कहीं ना कहीं AIMIM भी करती रही है, इसलिए हम AIMIM का विरोध करते रहे हैं इस बात को लेकर। आज क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? क्यों वोट ले लिया आज? मन में क्यों वोट ले लिया अश्विनी मिश्रा आज? और ऐसी राजनीति से आदिल के चेहरे की मुस्कान देखिए। मैं कह रहा हूं क्यों वोट ले लिया इनका? पांडे जी, AIMIM क्या करेगी? ये तेलंगाना में भी लिया है। AIMIM क्या करेगी? निजी फैसला है, वो किसके समर्थन में जाएंगे, किसके समर्थन में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, ये फैसला हमारा है। हमें किसके साथ जाना है, हम किसके साथ जाएंगे, इसका तो आप ओवैसी के साथ जा रहे हैं ना? वही बात आपने पूछा, ओवैसी के साथ जा रहे हैं ना अश्विनी मिश्रा? आपने राजनीतिक विचारधारा की बात की, हम विचारधारा की बात सर छोड़ दीजिए ना, कहां विचारधारा की बात? हम बिहार सियासी दल अपनी विचारधारा पर टिके रहते तो छोड़ दीजिए, ये सवाल, ये डिबेट ही नहीं हो रही होती तो वो छोड़ दीजिए। कल एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे, आज भूल जाएंगे कि एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो या तो वैसी एक्सट्रीमिस्ट थे कल और या तो नहीं थे, दोनों बात नहीं हो सकती है। पांडे जी, हम बिहार में आरजेडी के साथ थे, आरजेडी के साथ हैं। अच्छा, मतलब ओवैसी वाला फैसला आरजेडी का है, कांग्रेस का नहीं है? पांडे जी, आप मूलभूत बात नहीं समझ रहे हैं। मैं सर मूलभूत बात ही समझ रहा हूं। भारतीय जनता आज का जो टॉपिक का मूलभूत प्रश्न है उसी पर टिका हुआ हूं। पार्टी एक ऐसी राजनीति करती है देश में जिसमें देश के तरह तरह के संकट आते हैं। आधे जल्दी 30 सेकंड फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 2 मेहमान बचे। 20 सेकंड। राकेश भाई, कांग्रेस पार्टी बोले, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि रेवंत रेड्डी साहब को भी हमने समर्थन दिया, तेलंगाना में मेरी मदद से राज्यसभा गए हैं, अब बिहार में भी गए हैं। कांग्रेस के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में कांग्रेस के MLC बैठे हुए थे, वहां पर फैसला हुआ था। इंदिरा गांधी की भी दारुसलाम आई थी, तेजस्वी जी के साथ कांग्रेस के भी जिम्मेदार आए थे और उन्होंने वोट मांगा था। और तेलंगाना में तो इनका चीफ मिनिस्टर ने वोट मांगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव में रेवंत रेड्डी साहब ने मांगा, हमने दिया। परदम मुखर्जी जी को दिया, मीरा कुमार जी को दिया, इमरान प्रतापगढ़ी। सब लोग पूछे ना कि मेरे वोट से राज्यसभा गया इमरान प्रतापगढ़ी, जिसके लिए प्रचार करने आया था, वो सब बीजेपी को वोट दे दिया, कांग्रेस का MLA। और MIM ने आज दिखा दिया बीजेपी के खिलाफ, कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। अब बताइए ना कौन बी टीम है? कांग्रेसी किस मुंह से आज बोलेगा? इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाइए ना टीवी के फ्रेम में, तब ना पता चलेगा कि देश किस तरफ जा रहा है। कल तक ठीक है, अच्छा ठीक है, 2 मेहमान बचे, उनके पास भी ले लूं। महागठबंधन के 4 विधायकों ने, जो मेरी जानकारी है, दुरुस्त कोई कर देगा गलत है, कि वोटिंग नहीं की है। अब क्यों नहीं वोटिंग की? आप अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा इस पर, लेकिन दीपक रंजन जी, रास्ता तो खुल गया बिहार से, तो 27 में साथ आ रहे हैं? देखिए राकेश भाई, राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। स्थितियां परिस्थितियां कब क्या होती हैं उस हिसाब देखिए। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो आएगा साथ में उसका स्वागत होगा। और आज की तारीख में AIMIM अब अभी तो आपके RP सिंह साहब जवाब, उनके प्रियंका भारती जी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, उस पर एक बार आपने टोका टाकी नहीं की। और वो एक्टिविस्ट की स्पेलिंग आप पूछ रहे हैं कि ओवैसी साहब पूछ रहे थे, अब यही क्लियर नहीं हो पा रहा है। अरे ओवैसी साहब पूछे थे भाई, मैं तो पूछूंगा। आप ज्यादा दीपक रंजन भाई, जहां तक सवालों के जवाब देने की बात है तो मेरे सवाल का जवाब ना RP सिंह ने दिया और ना प्रियंका भारती ने दिया, तो वो तो छोड़ दीजिए, कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा है मेरे। आप क्यों? लेकिन एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग मैंने ही पूछा, मैंने नहीं पूछा, ये ओवैसी ने भरे मंच से पूछा था कि बाबू जरा स्पेलिंग बता दो एक्सट्रीमिस्ट की। आप ना, अरे तो आप ना, तो बाबू से ये भी पूछ लीजिए ना, ये जो RP सिंह जी बैठे हैं, कि मोदी बाबू से पूछ लें कि उनका DNA टेस्ट कब करा रहे हैं। आप देखिए, आप भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। कब बता रहे हैं? आप भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। से पूछिए। आप नहीं पूछ पाएंगे। आप पूछिए। अरे सर, फिर चिंता मत करिए ना, आप सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे हैं, और मैं किससे क्या पूछ नहीं पाऊंगा, ये आप सिखाने आ गए। अरे आप खुद 27 में साथ लड़ रहे हैं चुनाव, एक लाइन का सवाल, एक लाइन का जवाब दीजिए। सवाल पूछिए ना मुझसे। तो 27 के साथ लड़ रहे हैं ओवैसी से, लग गया कि मुस्लिम वोटों को बिखरने का यही एकमात्र रास्ता है। आगे क्या स्थिति?
अरे मेरा भाई मेरा जवाब तो आने दोगे आप। हाँ। आगे परिस्थितियां क्या होंगी, क्या परिस्थितियां नहीं होंगी, ये दोनों लोग बैठ करके तय कर लेंगे ना। हम आप डिबेट में बैठ के तय कर पाएंगे ना, आप हमें बता पाएंगे। भाई हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, हाँ। वैसे ही साहब अपने पार्टी के जो है अध्यक्ष हैं, ये लोग बैठ कर तय कर लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप क्या तय कर देंगे क्या? नहीं, मैं क्यों तय करूंगा? मैं ही सब तय कर रहा होता या शो में एंकर ही सब तय कर रहा होता, तो प्रवक्ताओं को बुलाते क्यों? कर दीजिए ना। बुलाते इसीलिए ना कि आप अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी बताएंगे, पार्टी की ओर से पक्ष रखेंगे। स्थितियां क्या होंगी? नहीं दीपक रंजन, फिर वही बात है, आप एंकर कहीं तय करते हैं क्या, या पत्रकार तय करेगा? डीएनए फिर तो प्रवक्ताओं का पद हटा दीजिए। ठीक है आसिफ भाई, मुस्लिम वोटों का बिखराव, सीमांचल में ओवैसी की ताकत, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, ये सब कुछ मजबूर कर रहा है कि ओवैसी को छोड़कर नहीं चल सकते हैं। अब ये बार बार बीजेपी की बी टीम कहना ये बंद करना पड़ेगा। जाओगे तुरंत, वो जवाब नहीं दे पाओगे आप। देखिए सर, पहले आप हमारे गेस्टों को थोड़ा खामोश बैठने के लिए बोलेंगे तो मैं जवाब दूंगा। नहीं बोलिए सर, बोलिए। सर देखिए, आज हिंदुस्तान के गलियारों में एक नारा चल रहा है कि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। जब हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री विदेशी ताकतों के खिलाफ सरेंडर करते, हमने अपना खून बहाकर हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई थी, आज मुल्क के प्रधानमंत्री उनके सामने सरेंडर हो गए। तो देखिए सर, तो उसी खिलाफ, ताकत के खिलाफ जो हिंदुस्तान भाजपा चला रही है, पीछे आरएसएस का जो उसके पीछे है चलाने के अंदर, तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए आज सारे डेमोक्रेटिक सेकुलर पार्टीज एक जगह हो रहे हैं और एक दूसरे को साथ दे रहे हैं। देखिए सर, कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, जब अगर हमें पहले हिंदुस्तान पहले होती है, पार्टियां पहले नहीं होती है। जब हिंदुस्तान को हम पहले रखते हैं तो बराबर आज एएमआईएम आरजेडी को सपोर्ट कर रहा है, आरजेडी एएमआईएम को करेगी। आने वाले वक्त में कांग्रेस, एक दूसरे का गठबंधन से काम होगा। सर देखिए, हिंदुस्तान पहले, हिंदुस्तान के लोग पहले होते हैं। पार्टियां, बड़े छोटे पार्टियों का कोई मोल नहीं होता है सर। इसके अंदर समझने की बात है, आज मुल्क के अंदर जो परेशानियों से गुजर रहे हैं, एलपीजी को ले लीजिए, आप तालीम से ले लीजिए, हेल्थ सेक्टर में ले लीजिए, क्या हो रहा है? सिर्फ नफरत की विभाजन हो रही है सर, हिंदू मुसलमान। सर देखिए, ये लोग का तो मेन एजेंडा एक है कि हायर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट है, सिर्फ मुसलमान को इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राह्मण वर्सेस। अरे तो आसिफ भाई, आप लोग ही तो आरोप लगाते रहे हैं कि सपा और कांग्रेस ने मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया। आप भी कई बार कह चुके हैं ना ये डिबेट में। तो भाई, तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं, तो आप सारा खुन्नस जो है वो बीजेपी से निकाल रहे हैं। मैं सवाल जवाब दे रहा हूं। हाँ। मैं खुन्नस नहीं है सर। देखिए, जो मेरे मुल्क के खिलाफ रहेगा, मैं उसके खिलाफ आवाज बात बराबर करूंगा, चाहे वो आरजेडी रहने दो, या चाहे कांग्रेस रहने दो, चाहे भाजपा रहने दो, समाज सपा रहने दो। देखिए, मेरे लिए मेरा मुल्क पहले है, तो मुल्क के लिए बात करूंगा। आज बिहार में जो एक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, तो मजलिस के पास, जब एएमआईएम के पास आरजेडी गई है, तो सपोर्ट करने के लिए, देखिए पहले उनको अलायंस के लिए पूछा गया, उनको नजरअंदाज किया। आज उनकी जरूरत पड़ी है तो उन्होंने तो बराबर अपना, देखिए, अपना दिल बड़ा किया ना अवैसी साहब ने ढिकार के निकाल तो नहीं दिया ना गेट के बाहर। जब तेजस्वी ने जो अख्तर इरान को जो अंदर आने नहीं दिया था, तो आज असेवी साहब ने किया, तो कोई बुरी बात नहीं है सर। मुल्क पहले रखिए आप। आरपी सिंह एक रिप्लाई चाहिए, भाजपा और आरएसएस के खिलाफ हम सबको मिलना है सर। हाँ ठीक है आरपी सिंह जी सर। आपकी जानकारी के लिए इन्होंने कहा, देश के अंदर लोगों की सेहत ठीक रहनी चाहिए, हेल्थ को लेकर उन्होंने बात की। 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर मोदी जी ने कवर दिया है। आपकी जानकारी के लिए, लगभग 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है। उज्ज्वला स्कीम के अंदर लोगों को गैस के चूल्हे मिले। तो वही बात कर 13 करोड़ थे, 33 करोड़ किए प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और मैं आज आपके डिबेट में बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, एलपीजी की शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है और अगले आने वाले दिनों में बिल्कुल अच्छी स्थिति हो जाएगी। ये जो स्केर्ड सिटी है, जो हवाबाजी कर लोगों को डराने का, डुगडुगी बजाकर डराने की कोशिश की है, लोग समझ गए कि ये सब खेल हो रहा है। सच ये है कि कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है। और आज देश हमारा जो दुनिया की चौथी इकोनॉमी है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं। और जब ये सब बढ़ता है तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं होता, वो ना ये देखा जाता ना हिंदू है या मुसलमान है। इसमें जितने प्रधानमंत्री की जितनी स्कीम है, उसमें लगभग 30 से 34% तक मुसलमान है जो बेनिफिशियरी है। ठीक है। पॉपुलेशन 14% है। इजराइल जाकर ईरान के खिलाफ अपना समर्थन दिया था। आज ईरान जो सो हिंदुस्तान की प्रॉब्लम को देखकर आपको ऊंचा सुनता है दिया है सर। आप ऊंचा सुनता है आपको कहीं पर। शर्मिंदगी की बात है। प्रधानमंत्री जी ने इजराइल के प्रधानमंत्री जी से बात करी है, सॉरी राष्ट्रपति जी से बात करी है। ठीक है
ठीक है सर, ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप आप करते रहिए, लेकिन प्रियंका भारती जी, दिल आप लोगों का बहुत छोटा है। आपकी पार्टी का जो आसिफ भाई भी कह रहे थे, ये गए आपके दरवाजे तक तो प्रवेश नहीं दिया, इनकी बात मानी नहीं, आज गए तो इफ्तार पार्टी भी कराई और आपके उम्मीदवार को वोट भी दे रहा है। राकेश जी, इफ्तार पर हमें कोई भी बुलाए, दिल हमारा बहुत बड़ा है और संस्कार हमारे वही हैं, हम सभी के यहाँ जाएंगे। और रही दूसरी बात जो बार बार आप पूछ रहे हैं, मेरा यही मानना है कि हम विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, सबके पास हम उनका समर्थन लेने गए थे भाजपा के खिलाफ, और सब अपनी अंतरात्मा से हमारे साथ आए हैं, सभी लोग। तो जितने लोग साथ आए हैं, अभी हम बिल्कुल साथ हैं, आगे की बात आगे देखी जाएगी। सीधी नहीं तो यही तो बात ओवैसी भी तब कह रहे थे हमारे देश कि बीजेपी को हराना है तो सबको साथ आना है, आप लोग मानने के लिए नहीं तैयार थे। हम तो कह ही रहे हैं, भाजपा से बड़ा खतरा देश को कुछ और है ही नहीं। पूछो क्या कंप्रोमाइज किया इन्होंने? आरपी सिंह कभी कह रहे थे हमने इतने सारे गैस बांट दिए, आतंकवादी थे, गैस बांटे, गैस भराने पैसा है किसी के कंप्रोमाइज पास? किया है? प्रियंका बहन, कौन सा समझौता किया आपने? क्या कंप्रोमाइज किया है? प्रवक्ता महोदय, क्या डील उज्ज्वला किया है? योजना का जिक्र कर रहे थे, इतना सारा गैस सिलेंडर नहीं, आरपी सिंह पूछ रहे हैं प्रियंका जी की कौन गैस थोड़ी देर पहले आप कॉम्प्रोमाइज की कह रही थी, क्या कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपकी बार ओवैसी से? झूठ परोस रही है आप। ओवैसी के साथ क्या कॉम्प्रोमाइज कर लिया आरजेडी ने? जी, क्या कॉम्प्रोमाइज करना, ये शब्दावली इनके पास है, ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ, इतना कॉम्प्रोमाइज की आदिल बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। आदिल बोलिए। इतनी बातें कर रहे थे आरपी सिंह जी, इतना उज्ज्वला योजना में गैस दे दिए, गैस भराने का पैसा है किसी के पास में? मिल रहा है एलपीजी किसी को? ठीक है, बोलिए आदिल, बोलिए बोलिए आदिल, बोलिए। राकेश भाई, आज देख लिया, बिहार की जनता ने देख लिया कि भाजपा पूरी ताकत के साथ थी, हर तरीके से प्रलोभन दिया, इनके पास अदानी अंबानी थे, सब कुछ थे, लेकिन एमआईएम झुकी नहीं और एमआईएम ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। अब आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, सबको, समाजवादी, टीएमसी, जेएमएम, सबको ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जितनी भी नहीं आदिल, आज देखिए, आज जो है आपको छोड़कर कोई सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं दिखा, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, नहीं बंगाल में आप लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे? आदिल, आपसे पूछूं कि क्या सपा के साथ लड़ने आप लोग जा रहे हैं? एक शब्द में बता दीजिए, हाँ या ना, जल्दी से, एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करना पड़ेगा। अब अखिलेश यादव जी को बोलिए कि तेजस्वी जी से थोड़ा सा सीख ले। ठीक है, चलिए।